और आप इनकी बहन बेटियों का देख लो, सबसे ज़्यादा बेटी रोटी का अगर संबंध किया है तो बीजेपी आरएसएस के लोगों ने किया है। सबसे लेटेस्ट उदाहरण इसका कपिल मिश्रा है। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी, सब ने अपने घर में बहन बेटियों का, इनकी रिश्तेदारियां इनकी सब मुसलमानों से है। तो ये लोगों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। ये संविधान में विश्वास नहीं रखते, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। अपने आप पे गिन आएगी कि हमने किन लोगों को वोट दिया। शूद्र, सो कॉल्ड शूद्र बोलते हैं एससी एसटी ओबीसी को, उनकी बहन बेटियों को तन ढकने का अधिकार नहीं था। इस तन ढकने के लिए अगर वो कपड़ा पहनती थी तो हाँ, तो उस पर टैक्स लगता था। नफरत की जो उम्र है बहुत ज़्यादा नहीं होती है। नफरत फैलाना बहुत आसान काम है, लेकिन नफरत बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती। लुटेरों को सत्ता में बैठा दिया, दलालों को सत्ता में बैठा दिया, जनता बिल्कुल ऊब चुकी है। अब आप चुनाव होने दीजिए, चुनाव का इंतजार कीजिए, बिल्कुल जेल जाएंगे। और अगर अभी जेल नहीं जाएंगे तो जब सरकार बदलेगी तब हम उन्हें जेल के भीतर देखेंगे। ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं है, समाज का माहौल खराब कर रहे हैं, ये कीड़े हैं। अब जैसे ही सत्ता बदलेगी 2024 में तो आरएसएस पे निश्चित तौर पे बैन लगेगा। आरएसएस जैसी संस्था समाज में नहीं रहेगी। यूएस, यूके जैसे कई राष्ट्र हैं जिन्होंने आरएसएस को आतंकवादी संगठन मान लिया। तो आप गूगल करके देख लो, कई जो देश हैं, तकरीबन 20-22 देश ऐसे हैं जहाँ पे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ये आतंकवादी संगठन है। भाई देखिए, शासन प्रशासन इस समय भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है। उत्तर प्रदेश का तो जो मुख्यमंत्री है वो सबसे बड़ा गुंडा है। उसने अपने 50 से ज़्यादा केस खुद माफ़ करवा। जो शादीशुदा नहीं है, जिन्हें बीवी बच्चों का प्यार नहीं पता, तो उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे? ये लोग। एक बात बताओ मुझे, आरएसएस और बीजेपी के लोगों का इतिहास आपको पता है? पहले ही किसके, अंग्रेजों के दलाल रहे। बाकायदा जो सो कॉल्ड इनके सावरकर हैं, जिनकी ये लोग पूजा करते हैं, जिनके उसूल आदर्श पे चलते हैं, वो आजीवन अंग्रेजों से पेंशन लेता रहा। आपके चैनल के माध्यम से उनका मैं कच्चा चिट्ठा कई बार खोल चुका हूं, तो मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा आज। और आप इनकी बहन बेटियों का देख लो, सबसे ज़्यादा बेटी रोटी का अगर संबंध किया है तो बीजेपी आरएसएस के लोगों ने किया है। सबसे लेटेस्ट उदाहरण इसका कपिल मिश्रा है। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी, सब ने अपने घर में बहन बेटियों का, इनकी रिश्तेदारियां इनकी सब मुसलमानों से है। जो इनके अभी शाहनवाज हुसैन है, जो इनके प्रवक्ता हैं, तो उनकी भी जो वाइफ है वो आरएसएस से उनका संबंध ताल्लुक है। तो ये लोग सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं। हमारे देश में सैकड़ों सालों से हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं। अगर आपको जानकारी हो तो औरंगजेब के जो 7 प्रमुख अंगरक्षक थे, सातों के सातों हिंदू थे। और महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो शेर खान हुआ करता था। और छत्रपति शिवाजी के जो 3 मुख्य जो अंगरक्षक थे वो तीनों के तीनों मुस्लिम थे। हमारे देश में कभी धर्म की लड़ाई नहीं रही। लड़ाई रही है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की, जिसको धार्मिक जामा, जो धार्मिक जो कहते हैं ना, एक चोला पहनाने वाला काम, वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस हांडी में जो ये काठ की हांडी भारतीय जनता पार्टी ने चढ़ाई थी, उस हांडी में जनता एक बार चढ़ चुकी है। एक बार इनको तौल लिया है जनता ने इनका राष्ट्रवाद भी देख लिया कि किसानों को इन्होंने कैसे 13 महीने मोहताज किया और चुनाव आने से पहले कैसे इनकी सारी मांगें मान ली। 13 महीने तक तो पूरी सरकार ये गिनाने में कामयाब लगी रही। सरकार के साथ साथ जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं वो भी बताने में लगे रहे कि कानूनों में क्या सफ़ेद है, कानून किसानों के लिए कैसे अच्छे हैं। और जैसे ही ये ख़त्म हो गया, चुनाव आने वाला हुआ, तो एकदम से कानून खत्म हो गए। अब कानून काले पीले हो गए। अब कह रहे हैं कि हमने साहब किसानों के हित में कानून खत्म कर लिए। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया से अब निवेश कर रहे हैं दूध के व्यापार को लेकर। निवेश तो ये जापान से भी निवेश तो ये जापान से भी कर रहे थे। जो मेट्रो वो ट्रेन, इनकी बुलेट ट्रेन आ रही थी, उसका क्या हुआ? वो भी चुनाव से पहले निवेश कर रहे थे। चुनाव खत्म हुआ तो बता दिया साहब कि बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ अभी नहीं लग सकती है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है तो इस वजह से ऑस्ट्रेलियन कंपनी से निवेश हो जाएगा। जैसे ही चुनाव चला जाएगा इनका वो निवेश खत्म हो जाएगा। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का क्या हुआ? कितनी कंपनियों ने यहाँ आके निवेश किया? नहीं किया। जीडीपी अभी भी माइनस में है। तो प्रधानमंत्री जी ईमान
ईमानदारी से काम करें, श्रम कानून को पुनः बहाल करें। श्रम कानून हटने से 12 से 13 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनके घर में रोजी रोटी का जुगाड़ करें। ये हमारे देश का संविधान कहता है कि देश का जो नागरिक है, जो देश में जन्म लेता है, तो उसको 2 वक्त की रोटी का, तन ढकने के लिए कपड़े का और रहने के लिए मकान का, शिक्षा का, रोजगार का, ये बुनियादी व्यवस्थाएं दिलवाना हमारे देश की सरकार का काम है। और सरकार अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान अमेरिका में भी लॉकडाउन लगा था, लेकिन वहाँ के जो बेरोजगार लोग हुए थे उनको वहाँ की सरकार ने $1,500 रुपए दिए थे। $1,500 उनके अकाउंट में डाले थे। और हमारी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने लूटने का काम किया, नौकरियां छीनी, सैलरियां घटाई, लोगों के भत्ते नहीं दिए। 2-2 साल से जो स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं, उनका वेतन बढ़ाना तो दूर की बात है, उनके भत्ते रोक के रखे हैं 2-2 साल से। और अभी डॉक्टर भी हड़ताल पे थे। दिल्ली में ही सफदरजंग डॉक्टर के हॉस्पिटल के डॉक्टर हड़ताल पे थे। उन बड़े दिनों तक, 5-7 दिनों तक इनकी हड़ताल चली। फिर उनको ये कह के हड़ताल उनकी ख़त्म कराई गई कि आप हड़ताल पे रहोगे तो हम तुम्हारी तनख्वाह नहीं देंगे। अब बताओ डॉक्टर मरता क्या ना करता भाई। अगर किसी आदमी को आप सैलरी नहीं देंगे तो उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? ऐसे तो ये आंदोलन ख़त्म कराते हैं। इससे पहले बच्चों का आंदोलन चल रहा था, जो SSC GD वाले बच्चों का था, है ना, वो 2018 वाले बच्चों का आंदोलन चल रहा, उसको भी इन्होंने, पुलिस ने लाठी डंडे मार के उन बच्चों को भगाया। तो ये लोगों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। ये संविधान में विश्वास नहीं रखते, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। ये तो ऐसे लोग हैं, अगर हम इतिहास उठा के देख लें तो हमें अपने आप पे घिन आएगी, हमें अपने आप पे घिन आएगी कि हमने किन लोगों को वोट दिया। मनुवादी विचारधारा ये कहती है कि समाज में वर्ण व्यवस्था लागू हो, गरीब गरीब रहे, अमीर अमीर रहे, मध्यम वर्ग खत्म हो जाए। ये मध्यम वर्ग को कमजोर करना चाहते हैं। जो शूद्र, सो कॉल्ड शूद्र बोलते हैं, SC ST OBC को, उनकी बहन बेटियों को तन ढकने का अधिकार नहीं था। इस तन ढकने के लिए अगर वो कपड़ा पहनती थी तो हाँ, तो उस पर टैक्स लगता था। तो ये उस तरह का माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं। शूद्र और दलित जो होते थे, OBC के लोग होते थे, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, इनको बराबर बैठने का अधिकार नहीं था। हमें संविधान ने, जो बाबा साहब का संविधान था, उसने हमें ये अधिकार दिया है। टीपू सुल्तान ने दलितों को अपना स्थान ढकने के लिए उन्होंने, टीपू सुल्तान, इसीलिए ये लोग टीपू सुल्तान का विरोध करते हैं। अंग्रेजों ने पढ़ने का अधिकार दिया, इसलिए ये लोग अंग्रेजों का विरोध करते हैं। मुगलों ने दलितों की रेजिमेंट बनाई थी, इसलिए मुगलों का विरोध, वो मुगलों, इनका ब्रिटिशर्स का विरोध करते हैं। ब्रिटिशर्स ने जो एक बहुत बड़ी प्रथा थी, सती प्रथा, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, उस सती प्रथा को अंग्रेजों ने ख़त्म किया। तो इस वजह से ये सती प्रथा को ये अंग्रेजों का विरोध करते हैं। बाल विवाह को ख़त्म किया, बच्चों के विवाह हो जाया करते थे, तो इसलिए ये विरोध करते हैं। इन्होंने कास्ट वाइज, जो कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना की। अंग्रेजों के दलाल हैं, उनकी मुखबिरी क्या करते थे? ये स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ, स्वतंत्रता सेनानियों की ये जो रिपोर्ट्स है, जैसे चाहे तथ्य मिले हैं कि भगत सिंह को जो फांसी दिलवाई थी, उसमें वकील जो था इनका, वो RSS का था। चंद्रशेखर आज़ाद की मुखबिरी RSS के लोगों ने की। गांधी को आप जानते हैं किसने मरवाया। तो इस गांधी के देश में गोडसे के जयकारे लग रहे हैं, कैसे लड़ेंगे इस विचारधारा से? देखिए, ऐसा है, नफरत की जो उम्र है बहुत ज़्यादा नहीं होती है। नफरत फैलाना बहुत आसान काम है, लेकिन नफरत बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती, ठीक है। और ज़्यादा मीठा डायबिटिक होता ही है। आपने देखा है, कांग्रेस ने देश में सत्ता में रही 60 साल 65 साल। कांग्रेस ने देश के लिए बहुत कुछ किया, सरकारी संस्थान बनाए, तमाम गरीबों को मुफ्त शिक्षा दी, मुफ्त चिकित्सा दी, बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन जनता को ऐसा लगा कि भाई हमें परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन लाके जनता ने देख लिया, लुटेरों को सत्ता में बैठा दिया, दलालों को सत्ता में बैठा दिया। जनता बिल्कुल ऊब चुकी है। अब आप चुनाव होने दीजिए, चुनाव का इंतजार कीजिए, एक बार चुनाव हो जाने दीजिए। ये लोग हर जगह से सत्ता से बाहर होंगे। 22 में 5 के 5 राज्यों में जाएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव है, वहां भी सत्ता से बाहर जाएंगे। और 2024 में ये लोग केंद्र से भी सत्ता से बाहर हो रहे हैं। की जयकारे लगाने वाले जेल जाएं या नहीं? बिल्कुल जेल जाएं।
जाएंगे, और अगर अभी जेल नहीं जाएंगे तो जब सरकार बदलेगी तब हम उन्हें जेल के भीतर देखेंगे। ऐसे लोगों की समाज में रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, इनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, या ऐसे लोगों को अंडमान निकोबार में जो काले पानी की सज़ा इनके सावरकर को दी गई थी, ऐसे लोगों को वहाँ सज़ा दी जाए। ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं है, समाज का माहौल ख़राब कर रहे हैं। ये कीड़े हैं। कीड़ा अगर किसी फल में या सब्जी में या मिठाई में पड़ जाता है तो उस पूरी सब्जी को, फल को, मिठाई को खराब कर देता है। तो ये समाज के कीड़े हैं, ये समाज को गंदा कर रहे हैं। ये समाज में जो हमारे युवा हैं इनको भटकाने का काम कर रहे हैं, युवाओं की मानसिकता को खराब करने का काम कर रहे हैं। मानसिक गुलाम बना दिया क्या युवाओं को? देश को ये मानसिक गुलाम भी बना रहे हैं और आर्थिक गुलाम भी बना रहे हैं। देश पूरी तरीके से मानसिक गुलाम बनने की कगार पे। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। देश को फिर से इन काले अंग्रेजों से आज़ाद करने की ये लड़ाई है, और इस लड़ाई को मिलजुल के लड़ना पड़ेगा। आप जैसे जो निर्भीक पत्रकार हैं, हमें आपका भी साथ चाहिए, और जो हमारे युवा हैं, हमें युवाओं का भी साथ चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देश के युवाओं की है, क्योंकि 60% से ज़्यादा जनता जो हमारे देश की है वो भी युवाओं की है। तो युवा अगर जागरूक हो जाए, युवाओं तक ये संदेश पहुँच जाए आप लोगों के माध्यम से। बैन लगना चाहिए। आरएसएस पे बैन तो नेहरू जी के टाइम पे ही लग गया होता। सरदार पटेल आरएसएस पे बैन लगाना चाह रहे थे, नेहरू जी से गलती हो गई। नेहरू जी थोड़ा उदारवादी थे, लेकिन अब जैसे ही सत्ता बदलेगी 2024 में तो आरएसएस पे निश्चित तौर पे बैन लगेगा। आरएसएस जैसी संस्था समाज में नहीं रहेंगे। कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरएसएस को बैन बिल्कुल, यूएस, यूके जैसे कई राष्ट्र हैं जिन्होंने आरएसएस को आतंकवादी संगठन मान लिया है। जिस तरीके से लश्कर तोयबा है, उसी तरीके से आरएसएस को बड़ी बड़ी जो विश्व शक्तियां हैं उन्होंने आतंकवादी संगठन वो मान चुके हैं, और उन्होंने उन पे बैन भी लगा दिया है। अरब की कई कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी आरएसएस पे बैन लग चुका है। आपके माध्यम से मैं पहले भी बता चुका हूँ, नहीं तो आप गूगल करके देख लो। कई जो देश हैं, तकरीबन 20-22 देश ऐसे हैं जहाँ पे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ये आतंकवादी संगठन है। इन पर बैन लग जाएगा? बिल्कुल बैन लगेगा, और हमारे देश में भी ऐसी संस्थाओं पे बैन लगेगा जो धार्मिक माहौल को खराब करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म की संस्था हो, हिंदू धर्म की संस्था हो, मुस्लिम धर्म की संस्था हो, सिख धर्म की संस्था हो। ये देश कट्टरपंथ से नहीं चलेगा। हमारा देश अनेकताओं में एकता का देश है। हमारे देश में हर जाति और हर धर्म का आदमी सदियों से रह रहा है, और जो देश के माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, हमारा देश उसे स्वीकार नहीं करेगा। जैसे कि आपने देखा भी, जो धर्म संसद हुआ था, धर्म संसद के बाद अति नरसिम्हा जो सरस्वती कहते हैं अपने आप को, जिनका नाम दीपक त्यागी था, अभी पुलिस के बीच में रहते हैं कि ये पुलिस वाले तो हमारे भाई हैं, हमारा सपोर्ट करेंगे, और ठहाके लगाते हैं। कैसे ऐसी हिम्मत कैसे आती है उनके अंदर? भाई देखिए, शासन प्रशासन इस समय भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है, और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की इन्हें सह मिल रही है, और यही सह है जो छोटे छोटे गुंडे माफिया जो अपने आप को बाबा कहते हैं, ये लोग इस तरीके के बयान दे देते हैं, और पुलिस इनका कुछ नहीं करती है। उसको कालीचरण को किसने पकड़ा? छत्तीसगढ़ पुलिस ने, जबकि पकड़ना चाहिए था उत्तराखंड पुलिस को। उत्तराखंड पुलिस की उसे सह मिलती रही, उत्तर प्रदेश की पुलिस की भी उसे सह मिलती रही। उत्तर प्रदेश का तो जो मुख्यमंत्री है वो सबसे बड़ा गुंडा है, उसने अपने 50 से ज़्यादा केस खुद माफ़ करवाए हैं। तो जहाँ गुंडे और जो माफिया लोग हैं वो खुद ही अगर सत्ता में काबिज हों, जिन्हें शिक्षा का महत्व तो नहीं पता, जो शादीशुदा नहीं है, जिन्हें बीवी बच्चों का प्यार नहीं पता, तो उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे? ये लोग समाज का माहौल ही खराब करेंगे। देश में अमन और सलामती के लिए 20 लाख मुसलमान अपने आप को बलिदान करने जा रहे हैं। ये मौलाना तौकीर रज़ा जो बरेली के रहने वाले हैं, वो मौलाना बहुत बड़े मौलाना हैं, वो कह रहे हैं कि हम 20 लाख मुसलमान पहली खेप में 10,000 इस फ्राइडे को, शुक्रवार को पेश करेंगे। चाहो तो गोली मार दो और चाहो तो जेल में डाल दो। भाई देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि हमारा जो देश है अनेकता में एकता का देश है। देश को आज़ाद कराने में सिर्फ हिंदुओं का योगदान नहीं रहा, देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों का भी बराबर योगदान रहा, सिखों का भी बराबर योगदान रहा है। और इस देश को सिर्फ आरएसएस और बीजेपी जैसे लोग नहीं चलाएंगे, हमारे देश को सभी मिलके चलाएंगे। और मैं ऐसे लोगों को साफ संदेश देना चाह रहा हूँ जो माहौल ख़राब कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। देश का माहौल ख़राब मत कीजिए, सत्ता को
और राजनीति को धर्म से अलग रखिए। धर्म निष्ठा का विषय है। आपकी निष्ठा राम में है, आप राम को पूजिए। मेरी निष्ठा कृष्ण में है, मैं कृष्ण को पूजूंगा। अगर किसी की निष्ठा अल्लाह में है, वो अल्लाह को पूजेगा। किसी की निष्ठा जीसस में है, वो जीसस को पूजेगा। आप जीसस की मूर्ति तोड़ के क्या साबित करना चाहते हैं? कोई नहीं। देखिए, हमारा देश संविधान से चलेगा, हमारा देश लोकतंत्र से चलेगा, और हमारे देश में जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसको समाज में हम नहीं रहने देंगे।